चलिए सबसे पहले बात आज बुलेटिन में करेंगे शेयर बाजार की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश सुपर हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1200 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 395 पॉइंट की बढ़त हासिल की। आज निफ्टी 7 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी लगभग 7 महीने बाद 25,000 के पार बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही तो वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा अपडेट हम लेंगे आज आशीष जी से। तो आशीष जी बताएं आज बाजार का हाल, अब तक बाजार की पिक्चर कैसी दिखी है? जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। दरअसल ये पूरा हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सोमवार को आपको याद होगा वीकेंड के बाद समीकरण जो बदले थे, उसके बाद रिकॉर्ड तेजी भारतीय बाजारों में। हाँ, उसके बाद मंगलवार के दिन हमने थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ देखा था और उसके बाद वेडनेसडे और इवन आज के दिन भी इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। आधे दिन तक ऐसा लगा कंसोलिडेशन के मूड में है, पर वो 1 बजे के आसपास अचानक मोमेंटम तूल पकड़ना शुरू हुआ और एक बार वो 24,800 के जो एक नियर टर्म अड़चन थी भारतीय बाजारों के लिए, एक्सपायरी का दिन था आज, एक बार 24,800 के पार निकला तो उसके बाद पलट के नहीं देखा भारतीय बाजारों ने और वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 25,000 के स्तरों के ऊपर भी हमने कामकाज होता हुआ देखा और कई सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स थी। लोअर लेवल से बैंक्स में गजब की रिकवरी थी। हेवीवेट आईटी सपोर्टिव हो गए सेकेंड हाफ में। ऑटोज आज सुबह से परफॉर्म कर रहे थे और ग्लोबल मूड माहौल के बैकड्रॉप पे मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में पूरा ऑटो का स्टैक आपकी स्क्रीन पर आएगा, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का टॉप गेनर हो या फिर टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, सब में अच्छी तेजी थी। आईटी में हाँ, परसेंटेज के लिहाज से एचसीएल टेक अच्छी मजबूती में था, लेकिन हैवीवेट इन्फोसिस देखिए बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली। फाइनेंशियल्स, अब उसमें कोई श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे, लेकिन हाईलाइट रहे वो आईसीआईसीआई बैंक, वो एचडीएफसी बैंक, दोनों हैवीवेट्स अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। और इन सब में एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक मत भूलिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में एक सेक्टर है और उसका इंटरडे चार्ट भी स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया मूव्स उसमें बनते हुए नजर आए। तो कई सारे हैवीवेट्स थे जो आज के इस मोमेंटम को, आज की तेजी को एक्सपायरी के दिन ड्राइव करते हुए नजर आए। शुक्रिया आशीष जी इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बाजार का आज हीरो ऑटो सेक्टर रहा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज करीब 2% ऊपर रहा। हीरो मोटो में 5% की जोरदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे पीछे दूसरे टू व्हीलर्स में भी मजबूती रही। तो फुल रफ्तार में क्यों है टू व्हीलर्स, बता रही हैं कंचन नौटियाल। डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, रफ्तार तो है डेफिनेटली। स्पीड जो है अपने टू व्हीलर सेक्टर ने बढ़ा ली है काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम पे अगर पूरे के पूरे ओवरव्यू की बात करें तो देखिए अर्निंग 2 स्टॉक्स की आ गई है और 2 की अभी आनी बाकी है। तो जो अर्निंग्स आई है, जो स्ट्रीट ने एस्टिमेट लगाया था वहाँ से मजबूत आई है। साथ में जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉमेंट्री आई है, आउटलुक आया है, गाइडेंस आया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है, जिससे ओवरऑल जो मार्केट का ऑटो शेयर्स को लेकर सेंटिमेंट है वो सुधरता हुआ नजर आया है। इसके बाद आईएमडी के मुताबिक इस बार अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो मॉनसून है वो टाइम से पहले आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते एंटिसिपेशन ये भी है कि जो ऑटो की बिक्री है वहां पे हमें अच्छी खासी एक रफ्तार देखने को मिल सकती है और इससे जो रूरल डिमांड है उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जो अर्बन डिमांड भी है वहां पे भी तेजी की उम्मीदें जताई जा रही है। यही नहीं बल्कि जो शादियों का मौसम है वो आने वाला है। जून जुलाई में शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो उसके चलते भी जो डिमांड है उसको अच्छा खासा हमें बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए अभी नंबर्स आए थे, नंबर जैसे कि मैंने मेंशन भी किया तो हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। अगर हम देखें इस टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर, तो कंपनी का जो मुनाफा है हमें करीब 6.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि जो मार्जिन ग्रोथ है वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिली थी, बट एट द सेम टाइम टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे तो मुनाफा करीब 76% बढ़ा था। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम भी है और साथ में अगर मार्जिन ग्रोथ देखें तो 14% पे वो रजिस्टर होती हुई दिखाई दी थी और मार्जिन ग्रोथ जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखी थी वो 9% के आसपास थी, यानी कि उछाल काफी अच्छा खासा देखने को मिला था। कल आयशा मोटर्स के नंबर आए थे, वो भी जो बाजार ने अनुमान लगाया था वहां से काफी अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले थे। अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो जो इस क्वार्टर में उनकी सेल्स रही है काफी शानदार सेल्स देखने को मिली है। 2,80,000 यूनिट जो कंपनी ने रॉयल एनफील्ड को बेचा है। यही नहीं बल्कि कंपनी ने माइलस्टोन भी टच किया है। माइलस्टोन ये है कि फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो कंपनी ने 10 लाख बाइक बेची है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर हम बात करें
तो 23% का यहाँ पे हमें इजाफा भी देखने को मिला है। यानी कि जो रॉयल एनफील्ड है, जिसको हम आमतौर पे आम भाषा में बुलेट के नाम से भी जानते हैं, तो लोगों के बीच वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है और उसकी जो सेल्स है वो जोरों शोरों से भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर और ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे मार्केट शेयर की। अगर हम मार्केट शेयर की इस टाइम पे बात करें फिस्कल ईयर 24 और फिस्कल ईयर 25 की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मार्केट शेयर रहा है। हालांकि अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो इसके मार्केट शेयर में थोड़ा सा हमें डाउनग्रेड देखने को मिला है, लेकिन होंडा का मार्केट शेयर देखिए बढ़ता हुआ नजर आया, टीवीएस मोटर्स बढ़ता हुआ नजर आया, बजाज ऑटो में हमें स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो मार्केट शेयर है वो जस का तस उसी तरीके से हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम अर्निंग्स की बात करें फिस्कल ईयर 25 और फिस्कल ईयर 24 की, तो अर्निंग्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। चाहे आप बात हीरो मोटोकॉर्प की कर लीजिए, टीवीएस मोटर्स की कर लीजिए, बजाज ऑटो की कर लीजिए या फिर रॉयल एनफील्ड की कर लीजिए, तो नंबर्स हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ एंटिसिपेशन ये है कि आगे भी नंबर इसी तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑटो शेयर में स्पीड है। चलिए अब बात करते हैं सोने की कीमत की। सोने की कीमतें 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर पहुंच गई हैं। अब तक रिकॉर्ड हाई से दाम 8,000 से ज्यादा गिर चुके हैं। इसके पीछे वजह क्या है, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली अच्छी खासी मुनाफा वसूली और जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में 8,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो $3,500 पर आउंस का ऑल टाइम हाई था। 3150 के हमने अब लोज बनते हुए देखे हैं, यानी कि $350 की गिरावट है, जो कि 10% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर सोने में 5 हफ्ते के लोज पर यहाँ पर कारोबार है और बाजार मानता है कि कुछ और मुनाफा वसूली के लिए आपको यहाँ से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोने में तेजी देखने को मिली थी वो थोड़े से ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। यूएस एंड चाइना ट्रेड अग्रीमेंट हमने टेम्पररी ही सही, 90 दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ थोड़ा सा वहां पर टेंशन्स कम हुई हैं तो उसकी मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी है। साथ ही यूएस ने कहा है कि चाइना ही नहीं यूके के साथ जिस तरह का करार हुआ और प्रोग्रेस ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां पर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ भी अच्छी है, तो वो भी सोने ने यहां पर लिया और मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी। अगर आप यूएस में CFTC का डेटा देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर जो लॉन्ग पोजिशंस है वहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग और वाइंडिंग होते हुए देखी है। कुछ रिडेम्पशंस यहां पर ETFs में भी बनते हुए नजर आई हैं, तो उसका भी सीधा असर यहां पर प्राइसेस में है। साथ ही यूएस ने सीरिया के सैंक्शंस हटा दिए हैं। हमने एक और चीज़ जो यहाँ पर आते हुए देखी है वो ये है कि वो जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़े ऑन द वीकर साइड आए हैं। पिछले एक हफ्ते में सोने ने 5% यहाँ पर गंवाया है और बाजार मानता है कि $3,070-3,000 पर आउंस तक के लेवल्स भी यहाँ पर अब गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जो सारी न्यूज़ है सोने में फैक्टर इन हो चुकी है। यहाँ से कुछ बहुत बड़ी खबर आती है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, तो हम सोने में बाइंग आता हुआ देखेंगे। लेकिन फॉर द नियर टर्म सेल ऑन रैलीज की स्थिति फिलहाल यहां पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन, 90,000 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में टूटते हुए नजर आ सकते हैं और जो सपोर्ट लेवल्स ब्रोकरेजेस लगा रहे हैं वो अब 88,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हैं, यानी कि कुछ और मुनाफा वसूली अब बाकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नया बयान देकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से बात की और उन्हें भारत में उत्पादन नहीं करने को कहा है। तो इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं जानते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बयान दिया है इसे किस तरह से देखा जा सकता है, क्या मतलब निकाला जाए इस स्टेटमेंट का? पिछले कुछ सालों से एप्पल लगातार भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ा रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो भारत ने करीबन 2 लाख करोड़ रुपए के फोन का निर्यात किया है। इसमें से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात हुआ है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान देकर के सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से बात की है और उन्हें भारत में आईफोन का उत्पादन नहीं करने की नसीहत दी है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भारत के ऊपर टैरिफ डील के ऊपर दबाव बनाने को लेकर के हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के अंदर टैरिफ काफी ज्यादा है और भारत को कुछ भी चीज बेचना काफी नामुमकिन है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उनको डील दी है और वो जीरो टैरिफ के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में लगातार बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डिस्कशन अभी भी जारी है। तो हो सकता है कि उनका ये बयान जो बयान है इस बीच निकल करके आया है। हो सकता है यहाँ पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर काफी सारी क्लैरिटी हमको मिल सकती है। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए।
साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की मुलाकात कतर के दोहा में हुई है। ट्रंप इन दिनों खाड़ी देशों की यात्रा पर है। इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी मौजूद रहे। तो इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई है। खाड़ी देशों की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप है और काफ़ी अहम उनकी इस यात्रा को माना जा रहा है। और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस मौके पर जो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं वो भी मौजूद रहे। अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बदामी बाग छावनी गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे हुए मोर्टार और गोले के टुकड़े भी देखे। राजनाथ सिंह ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, यही हमारा धर्म था। उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ पीओके पर बात होगी। हमने दिखा दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि उन्होंने भारत के मस्तिष्क पर वार किया था और हमने उनकी छाती पर वार किया। देख रहे हो, आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने एक अहम सवाल भी उठाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की भरमार है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु केंद्र को भी निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने इस बारे में बयान जारी किया है और सफाई दी है। IAEA के प्रवक्ता ने रेडिएशन लीक की खबरों को बिल्कुल गलत बताया है। एक अखबार के साथ सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि हम उन रिपोर्टों से अवगत हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ऐसी जानकारी जो उपलब्ध है उसके आधार पर पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई रेडिएशन या रिसाव नहीं हुआ है। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF का हाथ होने के सबूत सौंप दिए हैं। भारत ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े TRF को ग्लोबल आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग भी की है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF की पोल संयुक्त राष्ट्र में खोल दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी को बताया है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के समर्थन वाला TRF है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म
और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट के सामने भी सबूत पेश किए और टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। I think it's good that India has designated them for what they are. It is clearly a terrorist group. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच तक पहुंचा दिया है। भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है, चाहे वो सैन्य ऑपरेशन हो या कूटनीतिक दबाव। तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक और शर्मनाक खबर आपको बताएं। पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक शर्मनाक सच्चाई उजागर की है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। सिर्फ इस साल यानी 2025 में अब तक 552 पाकिस्तानी भीख मांगने के आरोप में वापस देश भेजे गए हैं। साल 2024 की बात करें तो तब यह आंकड़ा 4,850 का था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। खास बात यह है कि पंजाब, सिंध और अमीर जैसे जो जाने माने प्रांत है, वहां के लोगों की जो संख्या है इस फहरिस्त में बड़ी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आईएमएफ पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से ही मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश, हमारा भारत, हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that. तो शोपिया के बाद जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। क्या कोई इस एरिया में और मिलिटेंट है, यह क्या पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फॉरेस्ट एरिया भी है इर्द गिर्द, यानी फॉरेस्ट में मिलिटेंट छुपे रहते थे। लेकिन यहाँ पे एक मकान के अंदर ये एनकाउंटर हुआ और अभी ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गिग वर्कर्स को पेंशन मिलने का रास्ता हुआ साफ। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश में गिग वर्कर्स को पेंशन मिलने का रास्ता साफ होने वाला है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय अगले महीने तक कैबिनेट में प्रस्ताव भेज सकती है। खास बात यह है कि ओला, उबर, एमेजन जैसी कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। साथ ही इसके लिए बिलिंग अमाउंट का 1.5 से 2% कंट्रीब्यूट करने पर भी राजी हो गई हैं। कंपनियां कंट्रीब्यूशन राशि ईपीएफओ में जमा कराएंगी। और आपको बता दें कि गिग वर्कर्स के पास पेंशन पाने के लिए 2 विकल्प होंगे। पहला, या तो वो जमा राशि ब्याज के साथ एक मुश्त ले सकते हैं, या फिर गिग वर्कर्स जमा राशि के अनुसार हर महीने तय पेंशन ले सकते हैं। तो एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, वोडाफोन आइडिया से जुड़ा हुआ। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने कोर्ट से एजीआर के ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग की है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, वोडाफोन आइडिया की जो याचिका है उसमें क्या मांग रखी गई है? एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी और यह साफ कर दिया था कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर की रकम चुकानी होगी। इसको लेकर के जो टेलीकॉम कंपनियां, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दी और उसके बाद क्यूरेटिव याचिका भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आज ये मामला चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी के अस्तित्व का सवाल है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन को बनाए रखना काफी जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की इस कंपनी के अंदर 49% की हिस्सेदारी है। ऐसे में कंपनी ये डिमांड कर रही है कि कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया है, जो पेनल्टी लगाई है और जो इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगाई है, जो कि 30,000 करोड़ रुपए तक की है, इसको माफ किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज इस पर मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 19 मई यानी सोमवार को करेंगे। तब देखना होगा कि इनकम जो वोडाफोन आइडिया उसको राहत मिलती है या नहीं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। भारत में तुर्की की एविएशन कंपनियों पर सरकार की नजर है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद तुर्की के भारत विरोधी रवैये के बाद कई सांसदों ने इन कंपनियों की मौजूदगी के खिलाफ सरकार को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, एयरलाइन से लेकर ग्राउंड हैंडलिंग तक तुर्की की कंपनियां भारत में मौजूद है। तो इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। भारतीय एविएशन में तुर्की की कंपनियों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान विवाद में तुर्की ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। कई सारे सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी है सरकार को कि इन कंपनियों की जो प्रेजेंस है उसको रिव्यू किया जाए। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सरकार इसे रिव्यू कर रही है, खासतौर पर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में और जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हैं उसमें। खासतौर पर जो मुख्य कंपनियाँ भारत में एविएशन में तुर्की की हैं, उनमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है टर्किश एयरलाइंस। भारत में 11 डेस्टिनेशंस में इनकी उड़ानें हैं। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडिगो के साथ इनकी साझेदारी, एक कोड शेयर एग्रीमेंट है। और जब भी इंडिगो को वेट लीज की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुर्की की जो टर्किश एयरलाइन है उनसे वो एयरक्राफ्ट लेती है। एक दूसरी कंपनी जिसको लेके और ज़्यादा चिंता है और वो है चलेबी। ये टर्किश कंपनी का एक इंडियन सब्सिडरी। और इसको लेकर विवाद क्यों है? इसको लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि भारत के 8 एयरपोर्ट्स पे ये ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देती है और ये सारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद इस वक्त बढ़ रहा है। एक और कंपनी है टर्किश टेक्निक। ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है और ख़ास बात है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो, इन दोनों के साथ ही इसकी तकनीकी साझेदारी है। और अब जो मांग हो रही है कि इन कंपनियों का जो रोल है उसे रिव्यू किया जाए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल किसी भी सामान की रिपेयरिंग इतनी मुश्किल और महंगी हो गई है कि इससे अच्छा नया सामान खरीदना लगता है। क्या आपको पता है कि राइट टू रिपेयर की कमजोरी है? तो क्या है राइट टू रिपेयर? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।